कहानी की शुरुआत में गॉड का मैसेंजर श्वान चाई को दिखाते हैं, जो कि पूरे 30 दिन तक अपने पैरों पर बिना रुके चलकर सैंग कंट्री के जॉर्ज कैपिटल में सैंग के राजा जी सौ के पास तियान के मैसेज लेकर पहुंचा होता है। तियान सभी गॉड्स का लॉर्ड होता है। दरअसल इस वर्ल्ड में पूरे ह्यूमन पर गॉड्स राज करते हैं। सभी ह्यूमंस को वो लोग अपना गुलाम बनाकर रखे हुए हैं। श्वान चाई जो मैसेज लेकर आया होता है उसमें लिखा होता है कि सैंग पिछले 600 सालों से गॉड का सभी बातें मान रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। लेकिन जब से जी सौ गद्दी पर बैठा होता है वो गॉड्स को हुक्म मानना बंद कर दिया होता है। इसलिए गॉड्स को जी सौ पर शक होने लग गया होता है और उसे ये भी ऑर्डर दिया होता है कि उसे उसके राज्य में और ज़्यादा माइंस बनाना होगा। दरअसल धरती के अंदर ब्लड स्टोन नाम का कुछ स्टोन से मिलता है जो कि गॉड्स को चाहिए होता है, और उन्हें वो ब्लड स्टोन क्यों चाहिए होता है वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जी सौ तियान के साथ पूरे गॉड्स का मजाक बनाते हुए कहता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा लालची हो गए हैं। मेरे पूर्वजों ने पूरे 30 जनरेशन तक बिना कोई कंप्लेन किए गॉड्स का सभी हुक्म मानते रहे थे, लेकिन अब और नहीं, सभी परंपरा को फॉलो नहीं किया जाता है। मेरा खुद का अपना रूल है। ये बोलकर वो उस मैसेज को ही जला देता है और श्वान चाई से कहता है कि सैंग अब और किसी गॉड्स का गुलामी नहीं करेगा। तुम एक बार फिर से 30 दिन तक अपने पैरों पर चलकर तियान को जाकर ये बात बता दो। ये देखकर श्वान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम अभी अपनी बातों को वापस ले लेते हो तो तियान तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन जी सौ कहता है कि जो करना है कर लो, मैंने फैसला कर लिया है। अब ये बात गॉड्स को पता चल जाती है और वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और सबको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। वहीं पर हमें सैंग का प्रिंस वू जैंग को दिखाते हैं, जिसे उसके फादर यानी कि जी सौ बहुत मारे होते हैं, क्योंकि उसके फादर को पता चल गया होता है कि वू जैंग ने एक स्लेव का आँख फोड़ दिया था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि फादर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अपने बेटे से तो ज़्यादा उन्हें इन स्लेव से प्यार है और इस बात के लिए भी वो अपने फादर को कोस रहा होता है कि उन्होंने गॉड के साथ एक वार क्यों स्टार्ट कर दिया, कहीं वो पागल तो नहीं हो गए हैं ना। तभी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झाओ के सिपाही पहुँचने वाले होते हैं, इसलिए सभी लोग अपना अपना जान बचाकर भाग रहे होते हैं। झाओ एक दूसरा किंगडम होता है और चूंकि सैंग गॉड्स के अगेंस्ट जा रहा होता है, इसलिए गॉड्स के कहने पर झाओ सैंग पर हमला करने आ रहा होता है। इसलिए वू जेंग जल्दी जल्दी अपने मदर के पास जाने लगता है। वहीं पर वू जेंग की मदर दा जी को दिखाते हैं, जिसके पास जी सौ का भाई जी यू आकर उससे कहता है कि झाओ बर्बाद होने वाला है, गॉड्स को सिर्फ किंग चाहिए, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकता हूँ। लेकिन वो जाने से मना करते हुए कहते हैं कि यही हमारा भाग्य है। जी यू एक महान स्पोर्ट्समैन होता है जो कि बहुत सालों तक अपने घर से बाहर रहा होता है और अभी ये न्यूज सुनने के बाद वो वापस आया होता है। वहीं पर झाओ का राजा जी फा को दिखाते हैं, जो कि अपने पूरा सेना के साथ सैंग पर हमला करने आगे बढ़ रहा होता है और वो लोग बॉर्डर पर पहुंचकर सभी सैंग के सोल्जर्स को बुरी तरीके से मारने लगते हैं और वो लोग तादाद में इतने ज़्यादा होते हैं कि सैंग के सोल्जर्स उन्हें रोक नहीं पाते हैं और वो लोग सिटी में एंटर कर जाते हैं। अब ये न्यूज सबको पता चल गया होता है, इसलिए सभी लोग अपना अपना जान बचाकर भाग रहे होते हैं और किंग को बदुआ दे रहे होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये सब होने वाला होता है। और उन्हीं सब के बीच में वू जेंग अपनी मदर के पास जाते हुए गलती से एक स्लेव से टकरा जाता है और वो स्लेव उसे पहचान लेता है कि ये तो राजा का बेटा है, इसलिए सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जी फा को देने के लिए कहने लगते हैं ताकि वो उनकी जिंदगी बख्श दे। तभी वहाँ पर सैंग का राजा अपने सिपाहियों के साथ आकर उनसे कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए बच्चे को किडनैप करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? अगर तुम लोग इतना ही चाहते हो कि जी फा तुम लोगों को बख्श दे तो मुझे आकर किडनैप करो। राजा को वहाँ पर देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जी सौ वू जेंग को अपनी मदर के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो भी लड़ाई में साथ देना चाहता था। लेकिन जी सौ उससे कहते हैं कि तुम इन्हें तो संभाल नहीं पाओ तो उन्हें क्या संभालोगे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर जी यू आकर उससे कहता है कि तुम कभी भी एक अच्छा फादर नहीं बन पाए और शायद एक अच्छा राजा भी नहीं बन पाए। अब यहाँ पर इसके बारे में और पता चलता है कि ये 8 साल पहले थ्रोन को ठुकरा कर चला गया होता है और दुनिया का सबसे फेमस स्पोर्ट्समैन बन गया होता है। इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इसने एक पर एक गॉड को मारा है। वहीं पर सिटी में झाओ के सिपाही पहुंच चुके होते हैं और सभी सोल्जर्स को मार दिए होते हैं और कुछ और सिपाही राजा के आसपास ही बच रहा होता है। तभी वहाँ पर जी सौ आकर अकेले ही डजन्स ऑफ झाओ के सिपाहियों को मार देता है और अपने भाई का साथ देने के लिए जी यू भी आगे बढ़ता है और वो भी अकेले ही डजन्स ऑफ सिपाहियों को टेक डाउन कर देता है। ये देखकर जी फा कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, आज मैं यहाँ पर तियान के बदले जस्टिस करने आया हूँ और वो मैं तुम्हें मारकर कर दूंगा जिसने तियान के मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश किया है। इसके जवाब में वो कहता है, आखिर ये तियान होता कौन है? अगर वो मुझे या मेरे ह्यूमैनिटी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो मैं उससे भी मार दूंगा। मैं तुम्हारे जैसे इस दुनिया में किसी का गुलाम पैदा नहीं हुआ हूँ। ये सुनकर जी फा मैदान में उतरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक गॉड आकर उससे कहता है कि तुम्हें कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा टारगेट है। और जी सौ से कहता है कि अपना भाग्य स्वीकार कर लो। उसे देखकर जी सौ को उसके फादर की बात याद आने लगती है, जो उससे कह रहे होते हैं कि इस दुनिया में गॉड्स ह्यूमन से पहले आए हैं, उनके पास कई तरह के पावर्स होते हैं। बहुत लंबे समय से ह्यूमन वैसा पावर सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही नतीजा निकला है कि गॉड्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, हम कभी भी उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते हैं।
ये जानकर जी सौ अपने फादर से कहता है कि क्या हम कभी भी किसी भी तरीके से गॉड को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे नॉर्थ सिटी के सिलेब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने फैमिली से मिल नहीं पाते हैं, हमेशा दुख तकलीफ में रहते हैं। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैं भी ऐसा ही सोचता था, और राजा बनने के बाद मैंने एक दिन गॉड के अगेंस्ट वॉर कर दिया, लेकिन उस दिन सिर्फ एक ही गॉड ने सभी वॉरियर्स को बिना ज़्यादा मेहनत किए मार दिया था, और मुझसे ये कहते हुए चला गया था कि अगर तुम इसे कंटिन्यू रखते हो तो तुम्हें भी पता है कि क्या हो सकता है। और उसके फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये कह रहा हूँ कि कभी भी त्यान के अगेंस्ट मत जाना। अब वही गॉड उसके सामने होता है, उसे देखकर वो समझ जाता है कि क्यों उसके फादर वो बैटल हार गए थे, लेकिन वो फिर भी वो गॉड जिसका नाम तियान कुई होता है उस पर हमला कर देता है। बट यहाँ पर तियान कुई उसके घोड़े को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है जो कि घोड़े को चीरते हुए जी साओ को लग जाती है, जिससे वो दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। पूरे 6 यूनिट में तियान कुई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि फाइटिंग यूनिट से होता है। 6 यूनिट अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जिन सभी का लीडर तियान ही होता है। तियान कुई अकेले ही पूरा बैटल को पिछली बार की तरह जीत सकता है, लेकिन फिर भी सभी यूनिट के मेजर गॉड्स भी आने वाले होते हैं, और सिर्फ मेजर गॉड्स ही नहीं बल्कि पहली बार खुद तियान भी अपने आदि प्राचीन ड्रैगन पर बैठकर आने लगता है, जिस ड्रैगन को सिर्फ तियान ही कंट्रोल कर सकता है, और उस ड्रैगन के धरती पर आने से पूरा धरती हिलने लगता है। तभी वूजेंग को दिखाते हैं जो अपनी मदर के पास सिटी के बाहर स्टार पिकिंग टावर में पहुंच चुका होता है, जहां पर सिर्फ उसकी मदर के अलावा और कोई नहीं होता है, क्योंकि वही सबको वहां से जाने के लिए कही होती है। तियान कभी भी इंसानों को बैटल में इंटरफेयर करने नहीं आता था, वो इंसानों को मरने कटने देता था, लेकिन ये पहली बार है कि वो इंसानों के बैटल में इंटरफेयर करने आ रहा होता है, क्योंकि तियान को पता होता है कि जी सौ सबसे अलग है। सभी गॉड्स यहाँ तक कि खुद तियान भी इनविंसिबल नहीं है। इसी एक फैक्ट पर जी सौ ये डिसीजन लिया होता है। तभी दाजी एक मैजिक करके एक मैजिकल आइटम वूजेंग को दे देती है, जिससे वो बैटल फील्ड में जो कुछ भी हो रहा होता है वो सभी वो देख पा रहा होता है। ये देखकर वो अपनी मदर से पूछता है कि आपने ये कैसे किया। वो बताती है कि ये मैंने अपने डिवाइन पावर से किया है, और उसे सब कुछ बता देती है कि वो भी एक गॉड है, लेकिन 8 साल पहले उससे एक इंसान जी सौ से प्यार हो गया था, इसलिए उसने गॉड्स को धोखा दे दिया। वो किसी को भी ये सीक्रेट रिवील नहीं कर सकती है, क्योंकि गॉड्स के बीच में इसको लेकर एक स्ट्रिक्ट रूल होता है। अगर किसी को पता भी चल जाता है तो उसे सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी आज वो अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। अब हम बैटल फील्ड में देखते हैं, जहां पर वो लेजेंडरी आदि प्राचीन ड्रैगन आ चुका होता है, जिसके ऊपर सभी 6 यूनिट के मेजर गॉड होते हैं, और ड्रैगन के मुंह के अंदर तियान बैठा होता है। तियान उन लोगों को उनके साथ कुछ भी करने का ऑर्डर दे दिया होता है, इसलिए एक गॉड जिसका नाम गुइम्यू होता है वो नीचे आकर स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया में अपना जहर फैला देता है, जिससे सभी सोल्जर्स मरने लगते हैं, और उनके चपेटे में झाओ के सैनिक भी आने लगे होते हैं। इसलिए जीफा उन सभी लोगों को वापस बुला लेता है, और अपने सिपाहियों को मरते देख जी यू उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में ही एक गॉड उस पर हमला कर देता है। चूँकि जी यू पहले ही एक गॉड को मार चुका होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने में उस गॉड को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वहीं पर नीचे गुइम्यू बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के ही उन सभी को बहुत ही दर्द भरा बुरी तरीके से मार रहा होता है। तियान के ऑर्डर के अनुसार किसी भी इंसान को बिना किसी रीजन के मारना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वो लोग उनके बहुत ही ज़्यादा कीमती लेबर होते हैं। लेकिन आज सेंग के सोल्जर्स एक्सेप्शंस होते हैं। गुइम्यू उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है, और वो एक और सोल्जर को मारने जाता ही है कि तभी जीसो आकर उसका हाथ ही काट देता है, और अपने फादर की बात को याद करते हुए गुइम्यू को रोने के लिए बोलता है, क्योंकि उसने उसकी काफ़ी सारे लोगों को बहुत ही रुलाया होता है। तियान कुई के पंच के कारण जी सौ को जरा सा भी खरोच नहीं आया होता है। ये देखकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके पंच से बच जाने का मतलब है कि मौत के मुंह से बाहर निकलना। जी सौ गुइम्यू से कहता है कि अभी मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा और तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा, जिससे तुम रोगे और भीख मांगने पर मजबूर हो जाओगे कि मुझे छोड़ दो। ये सुनकर गुइम्यू बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुमने मेरी यानी कि एक गॉड को इंसल्ट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, और वो अपना पावरफुल अटैक अपना वेनोमस डिवाइन पावर का यूज करके अपना सबसे खतरनाक कीड़े बुलाता है। और वो कीड़े इतना ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इवन गोड्स में भी कुछ मेजर गोड्स से उससे डील कर पाते हैं। वो सभी कीड़े जी सौ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर कुछ गोड्स खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि अब ये बंदा नहीं बचेगा, लेकिन वहीं पर जी सौ उन सभी को बैक टू बैक सरप्राइज देते हुए उन कीड़ों से बचकर गुइम्यू पर ही अटैक कर देता है, और उसे वो बहुत मारता है, बहुत तड़पाता है। ये देखकर सभी गोड्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं, और वहीं पर जी सौ उसे तड़पाता है, रुलाता है, मारता है, जिससे वो अपना फाइटिंग विल तक खो देता है, खड़ा भी नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा रहा होता है। लेकिन उसे वो जान से नहीं मारता है, बल्कि उससे वो वही पेन फील करवा रहा होता है जो वो कुछ देर पहले दूसरों को देकर मजे कर रहा था, और इसके जरिए वो बाकी के गॉड्स को एक मैसेज देने की कोशिश भी कर रहा होता है कि इंसानों को कम समझना बंद करो। अब यहाँ पर गुइम्यू मरने वाला होता है, लेकिन उसे इस चीज़ से हैरानी नहीं होती है कि वो मरने वाला है, बल्कि उसे इस चीज़ से हैरानी होती है कि वो एक इंसान द्वारा मारा जाने वाला है।
अब ये तियान को इससे और देखा नहीं जाता है और वो भी मैदान में कूद जाता है। और इसी के साथ सीन स्टार पिकिंग टावर की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर दाजी अपने बारे में बताती है कि जब वो गॉड्स के साथ थी तब उसका नाम सिन्यू ह्यू था और वो और उसकी बहन दोनों फाइटिंग यूनिट से बिलोंग करती थी। आज से 9 साल पहले वो जी सौ से मिली थी। वो हमेशा एरोगेंट गॉड से नफरत करता था, लेकिन दाजी उसे कन्विंस करने में सफल हो जाती है कि इंसानों की तरह सभी गॉड्स एक तरह के नहीं होते हैं। उसके बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया होता है और वो दोनों शादी कर लिए होते हैं और कुछ सालों तक वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहे थे। एक गॉड होने के बावजूद भी वू जेंग को उसके मदर के बारे में कुछ भी स्पेशल इसलिए नहीं लगता था क्योंकि वो अपना डिवाइन पावर को छुपा कर रखती थी, कभी भी यूज नहीं करती थी, क्योंकि अगर वो उसे यूज करती है तो दूसरे गॉड्स को पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर छुपी हुई है। यहाँ तक कि उसकी बहन को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है। वू जेंग के पेरेंट्स उसे उसी के भलाई के लिए कुछ भी बताने का फैसला नहीं किए होते हैं क्योंकि वो अभी बच्चा होता है, कुछ समझेगा नहीं। जी सौ भी पहले स्लेव्स के साथ काम करता था, इसलिए उसे उनके दुख और दर्द के बारे में सब कुछ पता होता है। लेकिन जब तियान ने उसे दूसरे किंगडम्स को जीतकर उस पर राज करने के लिए कहा था तब उसने इमीडिएटली उसे मना कर दिया क्योंकि वो अब और गॉड्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना रहना चाहता था। लेकिन आज मरते मरते बचने के कारण वू जेंग इन सब के खिलाफ कह रहा होता है कि स्लेव बने रहने से तो अच्छा ही होता। आप दोनों बहुत ही बड़ा मूर्ख है। एक राजा का बेटा होने के कारण राजा के मरने के बाद मुझे गद्दी मिलना चाहिए था, लेकिन आप दोनों के डिसीजन के कारण मैं दुनिया का सबसे ज्यादा अनलकी प्रिंस बन चुका हूँ। उसकी मदर उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि तुम्हारे पापा जो भी कर रहे हैं वो तुम्हें आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन जल्दी तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। तभी वू जेंग देखता है कि उसके फादर गॉड्स पर भारी पड़ रहे होते हैं, इसलिए तियान कुई भी मैदान में कूद जाता है, लेकिन जी सौ उसके अटैक को भी रोक देता है। इसलिए तियान कुई अपना फुल पावर यूज करके उस पर अटैक करने लगता है, जिससे वो पीछे जाने लगता है। लेकिन जब जी सौ अपना फुल पावर का यूज करने लगता है तो उसका आर्मर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देखकर सभी गॉड्स समझ जाते हैं कि वो कोई डिवाइन पावर का यूज कर रहा है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा एंशिएंट डिवाइन पावर का यूज कर रहा होता है। ये देखकर बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। वहीं पर जी सौ के आर्मर से पंख निकलने लगता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि वो आर्मर जिंदा है। उस आर्मर के अंदर एक ऐसा एंशिएंट बीस्ट है जिससे एक बार तियान भी कांप गया था। आज से 600 साल पहले एक महायुद्ध छिड़ गया था तियान और इसी बीस्ट के बीच में, लेकिन तियान बहुत ही ज्यादा कोशिश करके उस बीस्ट को मार देता है, लेकिन उस बीस्ट का सोल इमोर्टल यानी कि अमर होता है। इसलिए वो बीस्ट जिसका नाम इमोर्टल फीनिक्स होता है उसका सोल फिर से जिंदा हो गया होता है। और 600 साल पहले जब चेंग तेंग सेंग किंगडम का सबसे पहला राजा शियाई किंगडम की तरफ जा रहा था तो वो इमोर्टल फीनिक्स को बैटल के कारण बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में पाया था। उसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसका सोल को वो अपने आर्मर में रख लिया था, जिससे अब वो दोनों लाइफ और डेथ का कंपेनियन बन गए थे। और इमोर्टल फीनिक्स के बदौलत ही वो शियाई किंगडम को हराकर सेंग नामक किंगडम का स्थापना किया था। और चैंग टेंग के मरने के बाद उस आर्मर को पैलेस के गुफा में छुपाकर रख दिया गया था, जहां पर सिर्फ उसके पूर्वज ही जा सकते हैं। सभी राजा उसे टैबू की तरह देखते थे। वो सभी इस बात से डरते थे कि अगर हम इसे यूज करेंगे तो गॉड्स को पता चल जाएगा कि इमोर्टल फीनिक्स कहां पर है। लेकिन जी सौ जब सिर्फ 10 साल का ही था तभी उसे वो आर्मर मिल चुका था और किसी कारण से वो भी चैंग टेंग की तरह उस इमोर्टल फीनिक्स से कम्युनिकेट कर पाया था। और चैंग टेंग के बाद वो दूसरा पर्सन था जो अपना लाइफ इमोर्टल फीनिक्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया था। अब बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो इमोर्टल फीनिक्स जी सौ के साथ पूरी तरीके से मिलकर बैटल करने के लिए रेडी हो चुका होता है। ये देखकर 6 यूनिट का सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड तियान कुई भी कांप जाता है, और जब वो तियान कुई पर अटैक करके उसे खुद से दूर फेंकता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई ऐसा वैसा एंशिएंट डिवाइन पावर नहीं है, और वो सिर्फ यही सोचकर कांप जाता है कि कहीं ये वो वाला एंशिएंट डिवाइन पावर ना हो। वहीं पर जी यू भी खुद को छुड़ाकर अपने भाई का साथ देने के लिए रेडी हो चुका होता है। और इमोर्टल फीनिक्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि सिर्फ उसी के पास इतना ज़्यादा पावरफुल आदि प्राचीन कालीन डिवाइन पावर है जो कि तियान द गॉड ऑफ द लॉर्ड को भी टक्कर दे सकता है। अब यहाँ पर असली फाइट स्टार्ट होने वाला होता है और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो सच में पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।